क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि हमारा करंट असेसमेंट ईयर है 23-24, तो ऑनलाइन पर टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यदि आपका कोई ड्राफ्ट इस प्रकार सेव है तो आपको इस पर क्लिक करना है और आपकी जो ITR है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, यदि आपकी फ्रेश है और आप न्यू फ्रेश फाइलिंग करना चाहते हैं तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। तो हमने जैसे ही इस पर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद इंडिविजुअल ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको ITR फॉर्म यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जो कि ITR फॉर्म है ITR 1, ये होता है सैलरीड पर्सन के लिए। प्रोसीड विद ITR 1 इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। अब उसके बाद आपके सामने टिक मार्क करने के लिए ऑप्शन आएगा। पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशंस लिमिट, यानी कि यदि आपकी इनकम एग्जाम्पशंस लिमिट से अधिक है तो आपको ये सिलेक्ट करना है। एग्जाम्पशंस लिमिट कितनी होती है? 2.5 लाख होती है। ठीक है, 2.5 लाख से अधिक है तो आपको ये सिलेक्ट करना है। दूसरा ऑप्शन, ये आप इसको रीड कर सकते हैं, यदि आपके केस में है तो आप इसको टिक मार्क करना है, अदरवाइज आपको नहीं करना। यदि आपकी नॉर्मल ITR फाइलिंग है तो आपको इससे कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद इसमें अदर्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है, चाहे तो आप इसमें टिक मार्क करके इसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशंस लिमिट पर टिक मार्क करूंगा और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद ओके कर देना। पहला है पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसमें हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद ऊपर की तरफ हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है और यहाँ पर है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, इसमें नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में यदि आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्ट करना है। यदि आप स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट सिलेक्ट करना है। यदि आप PSU हैं तो PSU सिलेक्ट करना है। और यदि आप एक पेंशनर हैं CG, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, CG का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, यदि पेंशनर्स हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना है। यदि आप स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना है। और यदि आप PSU पेंशनर्स हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना है। अदर पेंशनर्स हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, यदि आप एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपको अदर सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम न्यू रिज्यूम में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारी जो डिडक्शन होंगी वो यहाँ पर हम क्लेम नहीं कर सकते, तो हम ओल्ड रिज्यूम में ही जाएंगे। इसको करेंगे नो। फिर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यदि आपका बैंक इस प्रकार है तो आपको इसे ऑन कर देना है। ठीक है, तभी आपका कोई रिफंड आना है तो वो इसी बैंक अकाउंट में आ जाएगा, अदरवाइज आपका जो रिफंड है वो रुक जाएगा। अब उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम पर क्लिक, तो ये है सैलरी एग्जाम्पशंस। ठीक है, तो इसमें जो हमारी सैलरी की एग्जाम्पशंस होती हैं वो हमें डालनी होंगी। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं अपना फॉर्म 16। तो जो हमारी सैलरी है वो है 7,30,781 रुपये। ठीक है, अब नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद इसमें HRA भी है, हाउस रेंट अलाउंसेस अंडर सेक्शन 10I13A, यानी कि HRA भी यहाँ पर है 82,599 का। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 रुपये की और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट अंडर सेक्शन 16, तो इसमें 2500 रुपये है। ठीक है, तो हमारी 52,500 रुपये ये डिडक्शन है। तो अब चलते हैं ITR फॉर्म की तरफ। नहीं है तो और एक और इसमें अलाउंसेस दिया हुआ है, यदि ये आपका एग्जाम्पशंस है आपके फॉर्म 16 में तो आपको डालना है, अदरवाइज इसको नो कर देना है। फिर उसके बाद आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशंस टू रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, तो हमें HRA मिला है तो इसको कर देंगे येस। अब येस करने के बाद अब हमें इसमें HRA डालना है। अब हमें फॉर्म 16 देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने अपनी ITR कंप्यूटेशन पहले से ही तैयार की हुई है। तो इसमें हमारा हाउस रेंट अलाउंस कितना है? 82,599, तो हम इसमें डाल देंगे 82,599। ठीक है, फिर उसके बाद आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशंस इन रिस्पेक्ट टू लीव ट्रेवल अलाउंस, तो इसमें आपको यदि ट्रेवल अलाउंस मिला हुआ है तो आपको डालना है, अदरवाइज इसको नो कर देना है। फिर उसके बाद आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जाम्पशंस फ्रॉम सैलरी इनकम, तो इसमें और काफ़ी सारी एग्जाम्पशंस दी हुई हैं। यदि आपके फॉर्म 16 में ये एग्जाम्पशंस हैं तो आपको डालना है, अदरवाइज इसको रहने देना है। तो हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है? हमें एडिट करना है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें डालनी है सैलरी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारी सैलरी एज पर प्रोविजंस कंटेन इन सेक्शन 17(1), तो हमें डालना है 17(1). ठीक है, सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) आपको ये डालना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, आपको अपना फॉर्म 26AS और AIS और TIS आपको जरूर चेक करना है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि अपना सिर्फ फॉर्म 16 आपको चेक करके ITR फाइलिंग कर देनी है। हो सकता है आपकी कहीं और से इनकम आ रही हो और वो
आपके AIS में शो कर रही है, ठीक है, लेकिन आपने वो ऐड नहीं की, तो आपको होगा क्या, आपके पास डिफेक्टिव नोटिस आ सकता है। तो आपको चेक करना है अपना AIS और TS, जितनी भी इनकम होगी उसी के बेस पर आपको RTF फाइलिंग करनी है, ठीक है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं, सैलरी हमारी है 7,30,781, ठीक है, हमने सैलरी डाल दी है। अब नीचे आएंगे, अब नीचे आने के बाद जैसे कि हमने HRA इसमें डाल दिया है 82,599 का, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, 82,599। अब इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारी ऑटोमेटिक ही आ जाती है। अब हमें एक और इसमें एग्जाम्पशंस डालनी है, ठीक है। तो हम ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे और हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद एनी अदर पर यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डिस्क्रिप्शन में हमें क्या डालना है, अब हम इसमें डाल देते हैं टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अंडर सेक्शन 16। अब हमारा कितना है, 2500 रुपये हमने डाल दिया है, ठीक है, ये रहा 2500 रुपये। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गई है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 आइए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके केस में हो सकता है ये पहले से ही ऑटो फिल होकर आ जाए, ठीक है। अब सेव पर क्लिक करेंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं 5,95,682 ये हमारी टैक्सेबल इनकम हो गई। अब इसमें यदि हम चेक करें तो हमारी इनकम चार्जेबल अंडर सेक्शन हेड सैलरी कितना है, 5,95,682, यानी कि ये हमारा मैच है। अब जैसे मान लीजिए आपकी यहाँ पर ऑटो फिल होकर आ रही होती है अमाउंट, तो आपको बस इसमें क्रॉस चेक करना है, जैसे कि 5,95,682 और 5,95,682, तो ये आपको क्रॉस चेक करना है। अब उसके बाद देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हो सकता है आपकी अलग इनकम शो हो जाए आपके AIS और TIS में। अब आपकी अदर सोर्सेज इनकम या आपकी रेंटल इनकम है तो वो हमारी फॉर्म 16 में नहीं आती है, ठीक है। हो सकता है आपका इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट से हो सकता है आपका इंटरेस्ट FDR से हो, ठीक है, तो वो तो इसमें हमारा शो नहीं होगा, किसमें, फॉर्म 16 में। तो इसके लिए हमें चेक करना है AIS और TIS। जैसे कि हमने चेक किया है, चेक करने के बाद हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट आ रहा है सेविंग से, ठीक है, तो हमारा सेविंग से इंटरेस्ट है। तो डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, तो इसको यस करना है। और यस करने के बाद अब हमें कंप्यूटेशन पर आना है अपनी, और यहाँ पर 3,841 रुपये है, तो ये हमें डालना है इंटरेस्ट, ठीक है, हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब हमारी कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इनकम नहीं है, तो इसे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं 5,95,682 हमारी सैलरी से इनकम हो गई, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सेविंग इंटरेस्ट था, इसमें 3,841 रुपये है, ठीक है। टोटल कितनी होगी, 5,99,523 रुपये। अब इसे कंफर्म कर देंगे। नेक्स्ट है टोटल डिडक्शन, इस पर अब एक बार हम फॉर्म 16 से अपनी डिडक्शन इसमें चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ETC अंडर सेक्शन 80C, यानी कि इसमें 80C की जो डिडक्शन है इसमें है 21,600, ठीक है। तो हमें 80C की डिडक्शन इसमें डालनी है, ये है 80C की डिडक्शन, इसको यस करेंगे और इसमें डाल देंगे कितनी है, 21,600, ये हमने डाल दिया है। अब एक हमारी डिडक्शन है 80 TTA, जो कि सेविंग इंटरेस्ट की हमारी डिडक्शन होती है। यदि आपका इंटरेस्ट 10,000 तक है तो वो डिडक्शन हमें मिल जाती है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था सेक्शन 80 TTA, इसको यस करेंगे। यस करने के बाद अब इसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद शो ऑल डिडक्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पर चेक करनी है अपनी डिडक्शन कौन सी, 80 डिडक्शन कितनी होगी, 25,441 रुपये, जो कि 80C की फॉर्म 16 में थी 21,600 रुपये। अब 80 TTA में थी हमारी 3,841 रुपये। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉर्म 16 में डिडक्शन है, सिर्फ हमें वही क्लेम करनी है, अदरवाइज आपके पास नोटिस आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो डिडक्शन फॉर्म 16 में नहीं है और आपकी जो डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते, आपने वो क्लेम कर ली तो आपके लिए नोटिस आ सकता, आपके पास एक नोटिस आ सकता है और आपको उसका प्रूफ देना पड़ सकता है डिडक्शन का, ठीक है। लेकिन 80 TTA में देखिए ये इसलिए ऐड की गई है क्योंकि ये हमारी सेविंग इंटरेस्ट पर होती है 10,000 रुपये तक, ठीक है, इसलिए हमने इसमें ऐड किया। अब उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद टैक्स पेड पर क्लिक करेंगे। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज TDS ऑन सैलरी इनकम। यदि आपका TDS सैलरी से कटा है, ठीक है, यदि आपकी टैक्सेबल सैलरी इनकम होगी तो यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको सिखाने की वजह से ये वीडियो बनाई है, वो भी लाइव। तो इसमें आपके केस में TDS यहाँ पर शो हो जाएगा, जो कि हमारा पहले से ही एक तरह से टैक्स डिडक्ट
पहले से ही होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। और यदि अदर देन सैलरी है, मान लीजिए सेविंग का एफडीआर पर टीडीएस कटा हुआ है तो यहाँ शो हो जाएगा आपका, ठीक है। और यदि आपका कोई टीसीएस है तो नीचे शो हो जाएगा। तो इसे हम कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। आपको चेक करना है किससे, फॉर्म 16 से, ठीक है। फॉर्म 16 से कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए इसमें जो हमारा टैक्स बन रहा है, अब इसमें जो हमारा टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 28,408 रुपये। तो इतना ही हमारा टीडीएस डिडक्ट पहले से ही हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि जितना हमारा टैक्स होता है तो उतना ही हमारा टीडीएस कट जाता है, ठीक है। तो हमें एक भी रुपये टैक्स जमा करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब ज़्यादातर क्या होता है, अब काफ़ी केसेस मुझे देखने को मिले हैं और जो क्लाइंट होते हैं वो बोलते हैं सर मेरा इतना टीडीएस कटा हुआ है और मुझे कितना टीडीएस रिफंड मिल सकता है। सिंपल सी बात है, यदि आपकी टैक्सेबल इनकम है और आपका टैक्स बन रहा है और आपका टीडीएस कटा है तो ये जरूरी नहीं है कि आपका रिफंड आ जाएगा। हाँ, यदि आपने काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट की हुई है और इन्वेस्टमेंट को अपने एम्प्लॉयर, अपनी कंपनी को आपने पहले से ही बता दिया है कि मेरा 80C में इतनी डिडक्शन है, मेरी 80D में इतनी डिडक्शन है, तो हो सकता है आपका उस केस में रिफंड आ जाए। लेकिन जो भी डिडक्शन है वो आपको पहले से ही अपनी कंपनी को बताना है, अपने एम्प्लॉयर को बताना है, और जो फॉर्म 16 में होगा वही डिडक्शन आपको क्लेम करनी है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, आप रिफंड के चक्कर में ना आ जाए, अदरवाइज आपके पास नोटिस आ सकता है। तो जैसे मान लीजिए हमारी जो डिडक्शन है 80C की वो 21,600 है, तो क्लाइंट क्या करते हैं, अब फॉर्म 16 में तो 21,600 है, ठीक है। लेकिन रिफंड लेने के लिए जो हमारा टीडीएस कटा है वो रिफंड लेने के लिए 80C को 1.5 लाख कर देंगे, क्योंकि मैक्सिमम 1.5 लाख है ना। जो 80D में इन्वेस्टमेंट है वो नहीं कर रखी, और 80D की भी डिडक्शन क्लेम कर लेंगे, 80GG की भी क्लेम कर लेंगे, या जितनी भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं वो क्लेम कर लेते हैं और रिफंड ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, 10 साल तक भी आपके पास नोटिस आ सकता है, आपका केस लग सकता है, इसलिए सावधान रहे और रिफंड के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। अब चलते हैं पोर्टल की तरफ ही। अब जैसे कि मैंने आपको बताया जो भी टीडीएस होगा आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। अब टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारी कितनी है, 30,407 रुपये, ठीक है। ये हमारी कितनी आनी चाहिए यहाँ पर, 27,315 रुपये। तो इसमें हमारी कितनी आनी चाहिए, 27,315 रुपये। तो हमारी जो टैक्स है वो कितना है, 27,315 रुपये। लेकिन आपके केस में टीडीएस पहले से ही जमा किया होगा तो उसमें आपका जो इंटरेस्ट है, उसमें आपका जो इंटरेस्ट है ये वाला नहीं ऐड होगा, ठीक है। आईटीआर में ऐड नहीं होगा क्योंकि आपका टीडीएस पहले से ही जमा है, ठीक है। तो मैंने आपको सिखाने के लिए ये बताया है, सिखाया है आपको। तो हमारे केस में ये यहाँ पर इंटरेस्ट शो हो रहा है क्योंकि हमने इसमें टीडीएस को ऐड नहीं किया है। तो आपको करना क्या है, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखिए यदि आपका टैक्स बनना है तो पे नाउ पर क्लिक करके आप टैक्स को जमा करा सकते हैं। अदरवाइज यदि आपका टीडीएस होगा और ना ही आपका रिफंड होगा तो आपको करना क्या है, आपको अपनी आईटीआर को ई वेरीफाइड करना है। किससे, आधार ओटीपी। तो जो आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर ओटीपी आएगा और वो ओटीपी आपको इसमें डालना है यहाँ पर, ठीक है। डालने के बाद आपकी जो आईटीआर है वो ई वेरीफाइड भी हो जाएगी। चाहे तो आप सबमिट कर सकते हैं, ई वेरीफाइड बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन आप हैंड टू हैंड करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार ही आपको आईटीआर 1 फाइल करनी है फॉर्म 16 से सैलरीड एम्प्लॉय के लिए। यदि अदर सोर्सेज इनकम से भी आपकी इनकम है तो भी आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। यदि आपका रेंट एक प्रॉपर्टी से आ रहा है तो भी आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार ही आपको आईटीआर फाइलिंग करनी है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और दोस्तों यदि आप एक्सपर्ट से अपनी आईटीआर फाइलिंग और आईटीआर कंप्यूटेशन तैयार करना चाहते हैं तो दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक